स्कैपुलर डिस्काइनेसिया जिसे हम फिंगिंग ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल की वीकनेस की वजह से होती है और सेरेटस इंटीरियर की वीकनेस ड्यू टू लंग थोरेसिक नर्व इंजरी होती है। इसको देख लेते हैं ये है क्या। स्कैपुलर डिस्काइनेसिया ऑफन रेफर टू एज स्कैपुलर विंगिंग और एबनॉर्मल स्कैपुलर मूवमेंट्स इज अ कंडीशन वेयर द शोल्डर ब्लेड मतलब स्कैपुला डज नॉट मूव नॉर्मली। इट कैन अफेक्ट शोल्डर फंक्शन एंड काज पेन। नाम से पता चल रहा है स्कैपुलर डिस्काइनेसिया, स्कैपुलर की डिस मतलब एबनॉर्मल काइनेसिया मूवमेंट्स। इसमें एब स्कैपुलर की एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, विंकिंग हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो नॉर्मली मूव नहीं करेगा। जब वो एबनॉर्मल वे से मूव करेगा तो उसका जो फंक्शन है वो भी इफेक्ट होगा और एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से पेशेंट को पेन भी होगा। अगर हम टाइप्स ऑफ स्कैपुलर डिस्काइनेसिया की बात करें तो स्कैपुलर डिस्काइनेसिया इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल मूवमेंट्स पैटर्न ऑफ द स्कैपुला। अब इसकी 3 टाइप्स हैं और ये 3 टाइप्स किस बेस पे हैं? मूवमेंट्स की बेस पे हैं, मूवमेंट पैटर्न जो भी हो रहा होता है। टाइप 1 देख लेते हैं जिसे हम इंफीरियर एंगल प्रोमिनेंस भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है टाइप 1 में इंफीरियर एंगल प्रोमिनेंट होता है और दिस यूजुअली इंडिकेट द वीकनेस और द इनहिबिशन ऑफ द लोअर ट्रेपीजियस एज वेल एज स्ट्रेटस इंटीरियर मसल। अब इंफीरियर एंगल प्रोमिनेंस जो टाइप 1 है वो ट्रेपीजियस की वीकनेस, लोअर ट्रेपीजियस फाइबर्स जो होते हैं उनकी वीकनेस की वजह से और स्ट्रेटस इंटीरियर की वीकनेस की वजह से हो रही होती है। सेकंड टाइप है जिसे हम मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंस भी कहते हैं। द इंटायर मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इज प्रोमिनेंट। दिस इज ऑफन ड्यू टू वीकनेस ऑफ द स्ट्रेटस इंटीरियर। अब इसमें मिडिल प्लस लोअर फाइबर्स जो है ट्रेपीजियस के वो इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर पेक माइनर भी साथ इन्वॉल्व हो सकता है। अब टाइप 2 में जिसका नाम मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंस है, नाम से पता चल गया कि मीडियल बॉर्डर बॉर्डर प्रोमिनेंट होगा और इसमें मसल कौन से इन्वॉल्व हो रही है? ट्रेपीजियस का लोअर मिडिल फाइबर्स, स्ट्रेटस इंटीरियर भी होगा क्योंकि स्ट्रेटस इंटीरियर तो हमें तीनों टाइप्स में मिल रहा होता है, मेन वही मसल इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा पेक माइनर जो है उसकी वीकनेस भी हो सकती है या टाइटनेस। टाइप 3 देख लेते हैं जिसे सुपीरियर बॉर्डर एलिवेशन भी कहते हैं। सुपीरियर बॉर्डर जो होता है स्कैपुला का वो एलिवेटेड होगा टाइप 3 में और ये इंडिकेट करता है ओवर एक्टिविटी ऑफ अपर ट्रेपीजियस मसल फाइबर्स एंड इम्बैलेंस इन द स्कैपुलोथोरैसिक मस्कुलेचर। इसमें जो क्योंकि एलिवेशन हो रही है, एलिवेशन वही अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस जो है वो ओवर एक्टिव होंगे उनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से। सेकंड चीज़ क्या है कि जो स्कैपुलो थोरैसिक मस्कुलेचर होता है उनमें भी इम्बैलेंस आ जाता है। काजेस क्या है हमारे पास स्कैपुलर डिस्काइनेसिया की? स्कैपुलर डिस्काइनेसिया कैन रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जिसमें मस्कुलर इम्बैलेंस आ जाता है, जिसमें वीकनेस है, टाइटनेस है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द मसल्स दैट कंट्रोल स्कैपुलर मूवमेंट्स जैसे कि स्ट्रेटस इंटीरियर और ट्रेपीजियस। सेकंड है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जिसमें नर्व डैमेज होती है पार्टिकुलरली टू द लॉन्ग थोरैसिक नर्व और द स्पाइनल एसेसरी नर्व व्हिच कैन लीड टू द मसल पैरालिसिस और द वीकनेस। अब इसमें 2 ही नर्व हैं, मेनली लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है या फिर स्पाइनल एसेसरी नर्व भी इस कंडीशन को लीड कर सकती है। थर्ड है कोई भी बोनी या फिर जॉइंट एबनॉर्मेलिटी जैसे कि क्लैविकुलर जॉइंट डिसफंक्शनिंग है, क्लेविकुलर का फ्रैक्चर हो गया, इसकी वजह से भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिया स्कैपुला की एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकती हैं। फोर्थ हमारे पास पोस्टरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बैड पोस्चर, पुअर पोस्चर स्पेशली फॉरवर्ड हेड पोस्चर एंड राउंडेड शोल्डर्स कैन अल्टर द नॉर्मल मैकेनिक्स ऑफ द स्कैपुला। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है शोल्डर पैथोलॉजीज जिसमें रोटेटर कफ इंजरीज हैं, लैबरल टियर है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कैन कंट्रीब्यूट टू द अल्टर्ड स्कैपुलर काइनेमैटिक्स। सिक्स्थ इसमें फिर हमारी कहा आ जाती है ओवरयूज या फिर रेपिटेटिव स्ट्रेन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रेपिटेटिव शोल्डर मूवमेंट्स पार्टिकुलरली इन स्पोर्ट्स और ऑक्यूपेशंस कैन लीड टू द स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। फिजिकल थेरेपी देख लेते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिया के लिए। सबसे पहले तो असेसमेंट आ गए, इसको हम एवेलुएट करते हैं शोल्डर की मैकेनिक्स को देखते हुए, उसके पोस्चर को देखते हुए और डिफरेंट मसल फंक्शनिंग को देखते हुए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्काइनेसिया एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हम देखेंगे कौन सी टाइप है, इंफीरियर है, मीडियल है या फिर सुपीरियर है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और फिर उसमें हम देखेंगे कि रीज़न क्या है, जैसे कि हमने तीनों टाइप्स की रीजंस भी देखी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना प्लान जो है, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट वो बना रहे होते हैं। पेन को मैनेज करना है क्योंकि पेशेंट का फंक्शन भी डिस्टर्ब था और फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से पेन भी था। तो पेन मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो क्रायोथेरेपी आ जाती है। क्रायो से अगर तो एक्यूट फेज़ है, अगर एक्यूट नहीं है तो फिर हम हीट की तरफ जाएँगे। मतलब फर्स्ट 72 आवर्स में स्वेलिंग वगैरह होगी तो उसमें हम मोस्टली क्रायो कर देते हैं और आफ्टर 72 आवर्स हम हीट की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी करा सकते हैं टू रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लेमेशन। मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है या फिर जॉइंट की मोबिलाइजेशन। पुअर पोस्चर जो पेशेंट का था उसको हम करेक्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव पोस्चर सच एज स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस, पोस्चरल अवेयरनेस। एर्गोनॉमिक्स एडजस्टमेंट करेंगे और एजुकेशन टू मेंटेन प्रॉपर पोस्चर इन डेली एक्टिविटीज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द वीक स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेटस इंटीरियर, लोअर ट्रेपेजियस एंड रोम्बॉइड्स। स्ट्रेचिंग या फिर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं जैसे पेक माइनर है क्योंकि वो टाइट हुआ होता है। अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस की वजह से ही एलिवेशन हो रही थी, एलिवेटर स्कैपुला की वजह से हो रही थी, तो ये सारे मसल्स टाइट होने की वजह से इनकी हम स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कराएंगे। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन आ जाती है हमारे पास, एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव मसल कोऑर्डिनेशन एंड मसल कंट्रोल सच एज प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस।
फंक्शनल ट्रेनिंग भी कराएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शनल एंड पोस्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस टू रिस्टोर नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न। फिर एजुकेशन और प्रिवेंशन आ जाती है, पेशेंट एजुकेशन ऑन प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स एंड टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट रिकरेंस इंक्लूडिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट। एक्सरसाइज प्रोग्राम आ जाता है, एक्सरसाइज प्रोग्राम को हम फेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो फेज़ 1 आ जाती है, जिसे हम इनिशियल फेज़ भी कहते हैं, और ये हमारी वीक 1 से लेकर वीक 2 तक हो सकती है। तो इनिशियल फेज़ में हमने पेन को वही रिलीव करना होता है, सबसाइड करना होता है, और उसकी मोबिलिटी को इन्हांस करना होता है। इसके लिए जो हम एक्सरसाइजेस पेशेंट को मोस्टली बताते हैं, पेंडुलम एक्सरसाइजेस है, जेंटल स्कैपुलर करा रहे होते हैं, हम मोबिलाइजेशन करा रहे होते हैं, आइस की एप्लीकेशन होती है पेन मैनेजमेंट के लिए। सेकंड चीज़ जो हम फेज़ 1 में कराते हैं इनिशियल फेज़ में, वो है पोस्चरल ट्रेनिंग, स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस। फिर हमारी फेज़ 2 आ जाती है, जिसे हम इंटरमीडिएट फेज़ भी कहते हैं। ये वीक 3 से लेकर वीक 6 तक हो सकते हैं। इसमें हम स्ट्रेंथनिंग करा रहे होते हैं। स्ट्रेंथनिंग के लिए हम स्कैपुलर पुशअप्स कराते हैं, वॉल स्लाइड्स करा रहे होते हैं, सेरेटिस पंचेस विद द लाइट रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथनिंग के अलावा फेज़ 2 में हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी करा रहे होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में पेक माइनर के स्ट्रेचेस कराएंगे, और अपर ट्रेपेजियस और लिवेटेड स्कैपुले के स्ट्रेचेस। फिर हमारे पास फेज़ 3 आ जाती है, जिसे हम एडवांस फेज़ भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन वीक 7 से लेकर वीक 12 तक होता है। इसमें हम एडवांस स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, मॉडिफाइड पुशअप्स, फोकसिंग ऑन द स्कैपुलर कंट्रोल है, और रेजिस्टेंस बैंड रोज है। सेकंड चीज़, हम न्यूरोमस्कुलर की रीएजुकेशन कराएंगे, क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस जैसे प्लैंक्स वगैरह वो करा रहे होते हैं, और प्रोप्रियोसेप्टिव ड्रिल्स यूजिंग द स्टेबिलिटी बार। फंक्शनल इंटीग्रेशन भी कराते हैं, स्पोर्ट्स और एक्टिविटी स्पेसिफिक ड्रिल्स आ जाती हैं, और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस।